नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की आज हम कक्षा छठी की इतिहास से पहला पाठ पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता और संस्कृति। इसका पहला पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि वैदिक सभ्यता कैसी थी। उसमें 4 वर्ण व्यवस्था भी थी और साथ साथ शिक्षा कैसी थी। वैदिक काल में प्रमुख विदुषी स्त्रियां भी हुई और 4 वेद थे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। अब आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को मिलाने पर विस नामक इकाई बनती थी, जिसका अधिकारी विसपति होता था। तो सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। कुटुंब को मिलाकर गांव बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे और कई सारे ग्रामों को मिलाकर जो समूह होता था गांव का, उसको विस कहते थे और विस का जो अधिकारी होता था उसको विसपति कहते थे। और कई विषयों के समूह से जन नामक इकाई बनती थी, जिसके अधिकारी को शासक या राजन कहा जाता था। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा होता था। तो जो बहुत सारे विष को मिलाकर, मतलब गांवों के समूह को विष कहते थे, और जो विष होता था वो बहुत सारे विष मिलकर एक जन होता था। तो जन का जो अधिकारी होता था वो शासक होता था। तो उसके कार्य क्या होते थे? राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था, परंतु कभी कभी जनता नए राजा का निर्वाचन भी करती थी। राजा की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था। तो मतलब वंशानुगत था पद, और कभी कभी निर्वाचन भी होता था। तो जो राजा होता था वही कर्मचारियों और मंत्रियों को नियुक्त करता था, अधिकारियों को नियुक्त करता था तथा उन्हें पदोन्नत और पदच्युत भी कर सकता था। मतलब उनकी उन्नति करना हो, दूसरा बड़ा पद देना हो तो राजा ही देखता था, और उनको हटाना हो पद से तो भी राजा ही देखता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था, किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के बाद वह अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। राजा के हाथ में ही पूरा अधिकार था, राजन के अधिकार में ही, लेकिन फिर भी वह निरंकुश नहीं हो सकता था, अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों और विद्वानों की बैठक थी। तो मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा तो ऊंचे लोगों की, पदाधिकारियों की का समूह था, जबकि समिति जो थी वो जनता के सदस्यों का संगठन था। सभा तथा समिति को काफी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। वे राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी। तो राजा की शासन व्यवस्था चलाने में सहायता कौन करता था? सभा और समिति के सदस्य। समिति मतलब आम जनता के सदस्य होते थे उसमें, और सभा में पदाधिकारी जो होते थे और विद्वान लोग, उनकी बैठक थी। तो ये शासन कार्य चलाने में सहायता देते थे और उनकी शक्तियों पर अंकुश रखती थी। कौन? सभा और समिति। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णय की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। चाहे राजा कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सभा और समिति का निर्णय ही उसको मानना पड़ता था। तो हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। हमने राजनीतिक जीवन पढ़ा कि राजनीतिक जीवन कैसा था। ग्राम होते थे, ग्रामों के समूह को विस कहते थे, विस के समूह को जन कहते थे, और जन का जो सर्वोच्च होता था वो राजन होता था, शासक होता था। उसके ही हाथों में सारी बागडोर होती थी, लेकिन मंत्री परिषद और पदाधिकारियों की सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था, अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। और जो ये होते थे
सभा और समिति शासन कार्य को चलाने में सहायता करती थी। सभा में पदाधिकारी और मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, जबकि समिति में आम जनता के लोग होते थे। तो इनके निर्णयों की अवहेलना नहीं की जाती थी। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक जीवन। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन कैसा था, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन काफी उन्नत था। उस समय लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन एवं व्यापार था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी और आजीविका का मुख्य साधन क्या था। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार, मतलब तीनों ही चीज़ों से आर्थिक जीवन समृद्ध था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधुवासी लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। वे जौ, गेहूं, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। इस काल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के अभाव में कुएं और नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में 2 प्रकार की भूमि होती थी, एक उर्वरा और दूसरी खिल्ले। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। उर्वरा मतलब उपजाऊ, और खिल्ले भूमि उसे कहते थे जो बंजर होती थी। तो वैदिक काल में बंजर भूमि को खिल्ले कहते थे, ये ध्यान रखना। ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था। वहां पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। तो गांव के लोग जहाँ पशु चराते थे वो भूमि होती थी खिल्ले भूमि, बंजर होती थी, जिस पर फसल पैदा नहीं हो सकती थी। और एक होती थी उर्वरा, जिसका कोई न कोई अधिकारी होता था, कोई न कोई व्यक्ति उसका मालिक होता था। फिर पशुपालन। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस समय आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का उनके जीवन में विशेष महत्व था। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पशु था वह गाय थी। शिल्प। आर्यों ने शिल्प कला में भी बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे, चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में दक्ष थे। दक्ष मतलब पारंगत थे। बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का भी कार्य करते थे। तो हर प्रकार के व्यवसाय मतलब होते थे। बढ़ई लोग भी थे जो हल, बैलगाड़ियाँ, चारपाई ये सब बनाते थे। फिर लोहार भी थे, सुनार भी थे, कुम्हार भी थे। इस समय वैद्य भी होते थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। मतलब लोग कोई भी किसी भी प्रकार का काम करे, लेकिन सबको आदर दिया जाता था, किसी को भी नीचा नहीं समझा जाता था। तो ये वैदिक कालीन समाज की ये प्रमुख विशेषता थी। व्यापार। ये लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि व्यापारियों को क्या कहा जाता था, पणि कहा जाता था। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निष्क नाम का सिक्का भी चलता था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो निष्क मतलब कौन सी धातु का बना हुआ होता था? सोने की धातु का। तो सोने का सिक्का होता था, उसको निष्क कहते थे। उस समय वस्तुएं ऊंट, छकड़ों एवं घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। तो मतलब वस्तुओं को पहुंचाने का जो माध्यम था वो ऊंट, छकड़े और घोड़े द्वारा जाती थी। तो ऋग्वेद काल में नदियाँ भी थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऋग्वेद काल में जो नदियाँ थी उनका वर्तमान नाम क्या है। पिछली बार परुष्णी नदी आया था इसमें रीट की एग्जाम में कि परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है, या फिर रावी नदी का ऋग्वेद काल में नाम क्या था। तो देखो, कुभा काबुल, वर्तमान नाम काबुल है। कुर्मुदा जो कि ऋग्वेद काल की नदी है और वर्तमान में कुर्रम। गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी,
विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज और द्वस्वती, सरस्वती। तो इस तरह से आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं कि इनके पौराणिक नाम क्या हैं और आधुनिक नाम क्या हैं। फिर ये देखो, वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? जो वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए थे उनको वैदिक साहित्य कहते हैं। उपदेशक, जो उपदेश देता वो, और कुटुंब मतलब परिवार। वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो द्वस्वती। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैदिक कालीन 2 राजनीतिक संस्थाएं अभी हमने चर्चा की थी, सभा और समिति। और वैदिक काल में परिवार प्रथा कैसी थी? मतलब जो पिता होता था वह परिवार का मुखिया होता था, और संयुक्त परिवार प्रथा थी। पणि और निष्क, पणि व्यापारी को कहते थे, जबकि निष्क सोने का सिक्का था, मतलब मुद्रा के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। और वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक कालीन शिल्प कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिल्प कला का मतलब है कि उसमें जो काम करने वाले लोग थे, बढ़ई भी थे, सुनार भी थे, लोहार भी थे, और किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था, सबका आदर किया जाता था। अलग अलग तरह के लोग थे और अलग अलग कार्य करते थे, सभी के कार्यों को महत्व दिया जाता था। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पाठ पूरा पढ़ा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आशा है आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम आगे दूसरा पाठ शुरू करेंगे। तो